और अब खबरें विस्तार से शुरू करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज से आम लोगों के लिए खुल चुका है बेंटनी कैसल। जी हां, आम लोगों के लिए बेंटनी कैसल खुल चुका है। जीर्णोद्धार के बाद बेंटनी कैसल आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसका शुभारंभ किया है और बेंटनी कैसल में लाइट एंड साउंड से इस शो की शुरुआत हुई है। आम लोगों के लिए अब यह खुल चुका है, तो ये काफी कुछ अपने आप में समेटा हुआ है। बेंटनी कैसल एक ऐतिहासिक का ये जो है कह सकते हैं भवन है जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। तो जैसा मैं आपको पहले बताया, मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश हैं, उन्होंने ही इसका आज शुभारंभ किया। ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीर, ये भवन जो है काफी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसमें जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और जीर्णोद्धार के बाद इसमें वो तमाम यादें समेटी गई हैं, किस तरह से जब वो दौर था आज़ादी से पहले का, तो उस दौर में आज़ादी के दौरान जो संघर्ष की कहानी थी, बैठकों की कहानी थी, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए जो बैठकें होती थी, मीटिंगें होती थी, उसकी जो कहानी थी, ऐसे कई तरह की खट्टी मीठी यादों के साथ इस भवन ने अपने आप में सब कुछ समेट रखा है और इसी का जीर्णोद्धार किया गया है। बेंटनी कैसल जो है इसका अपना इतिहास रहा है और शिमला का इतिहास भी उसके साथ जोड़ के जो है यहाँ पे आज आपने कार्यक्रम देखा लाइट एंड साउंड का, और मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और विदेशों में तो बहुत बड़े पैमाने पे है। फ्रांस में ये शुरू हुआ था 1950 के आसपास का, जो मैं इतिहास पढ़ रहा था, और फिर जगह जगह जो है कहीं पे जलियांवाले बाग को लेके है इतिहास, कहीं पे रेड फोर्ट को लेके इतिहास है, कहीं बुर्ज खलीफा को लेके इतिहास है। वैसा ही एक अनूठा प्रयास जो है हमारे विभाग के अधिकारियों ने और जिन्होंने ये प्रेजेंट किया है, मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया सलीके से उन्होंने शिमला का पास्ट एंड प्रेजेंट जो है यहाँ पे रखा है, और मैं चाहूँगा कि शिमला के लोग इसको देखें। तो मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसकी तमाम तैयारियां हुई हैं और उन्होंने ही आज इसका शुभारंभ किया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये भवन जो है इस तरह से नहीं था जैसे कि आज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री ने इसका शुभारंभ किया, उन्होंने बताया कि इसकी क्या इम्पॉर्टेंस रही है, किस तरह से ये काफ़ी जो है प्रमुखता सजोए हुए है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये बेंटनी कैसल नाम से ही जाहिर है कि ये एक उस ज़माने का भवन है जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ हुआ करता था हमारे देश में। तो शिमला में, हिमाचल प्रदेश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो संघर्ष था उसकी यहाँ पर क्या भूमिका रही थी, इस भवन के आसपास क्या कुछ होता रहा था, और कैसे जो उस वक्त जो संघर्षवीर थे उन्होंने किस तरह से मीटिंगें की या अपनी योजनाएं बनाई, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में इसमें कुछ आपको झलकियां मिलेंगी। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या शो खत्म हो चुका, शो कितनी देर का था, और शुभारंभ के बाद डिप्टी सीएम ने क्या कहा, और दूसरा ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बेंटनी कैसल मतलब क्या? जी हाँ, देखिए इस वक्त की जो जानकारी है वो ये है कि जो लाइट एंड साउंड शो था वो खत्म हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको सीधा दिखाना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है, और ये एक जो है एक और आकर्षण का केंद्र जो है यहाँ पर जी अब शिमला में बन गया है। अभी जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं वो अभी अंदर है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो लाइट एंड साउंड शो है वो खत्म हो गया है, और अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अब ये हर रोज जो है इसी तरह से यहाँ पर चलेगा। जैसे कि इस जो लाइट एंड साउंड जो शो था उसमें भी इसके इतिहास के बारे में बताया गया। देखिए, ये बहुचर्चित ये भवन रहा है और बहु विवादित भी ये रहा है। इसके निर्माण के बाद से लेकर अंग्रेजों के पास जाने
के बाद से लेकर फिर किसी को जो है बेच दिए जाने के बाद इसके जो है 10-10 जो है मालिक भी थे, जी। तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी जद्दोजहद जो है इसके अधिग्रहण को लेकर भी करनी पड़ी है। जी। ये तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं। जो इसके इतिहास के बारे में अगर हम बताएं तो यहाँ पर इतिहास भी लिखा गया है कि 140 साल पहले ये भवन बनाया गया था, बेंटनी एस्टेट। और यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा है कि अब जो है जल्द ही जो डिजिटल जो म्यूजियम है वो यहाँ पर अब बनाया जाएगा। जी। तो यहाँ पर जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, जिनके पास ये विभाग भी है, भाषा संस्कृति विभाग, और काफी सारे लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, मीडिया को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। देखिए, ये जो ऐसा भवन है जो सिरमौर जो है, जो ग्रीष्मकालीन आवास था सिरमौर के महाराजा का, जी, जी। ये तस्वीर जो है यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि इतिहास यहाँ पर किस तरह से अंकित है। तो कुल मिलाकर न केवल पर्यटन के लिहाज से हम देखें, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको कैसे संरक्षित करना है, और इसमें आपको ये भी मिलेगा कि अंग्रेजों के समय में किस तरह का जो है यहाँ पर शासन चला करता था, और भवन निर्माण किस तरह से होती थी, वास्तुशैली किस तरह से होती थी, और जो हमारे राजा महाराजा का समय था उनका रहन सहन कैसा था। लेकिन इस भवन का जो है अपना प्रभावशाली और गौरवशाली इतिहास भी रहा है, और जी। शिमला शहर का तो है ही, और बहुत कम ऐसे दुनिया में शहर है जिनका अपना एक अनूठा इतिहास है। तो उस इतिहास को यहाँ पर बताया गया इस लाइट एंड साउंड शो के जरिए, और इसमें यह भी बताया गया, शिमला के बारे में बताया गया, और जो आजादी का जो संघर्ष यहाँ पर हुआ है उसके बारे में भी इस लाइट एंड शो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो ये काफी अहम है, अच्छा दिन था आज आप शिमला के लोगों के लिए, और आने वाले दिनों में तमाम लोग इसे एक पर्यटन का बड़ा केंद्र भी मानेंगे। तो 140 साल के बाद आम लोग और सैलानी के लिए ये खुला है, चूंकि इसका जीर्णोद्धार के बाद इस बेंटनी कैसल का शुभारंभ आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको बता दें। खबर यह कि धर्मशाला पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे हैं और सुक्खू ने सभी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक करीब 7 घंटे चली। इस बैठक में के बारे में जानकारी देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की दिशा में जिन परियोजनाओं पर काम प्रस्तावित है उस पर काफी तेज गति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले में जल, साहसिक, धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के पर्यटन को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हवाई संपर्क की जरूरत है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और रक्कड़ के साथ पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। बता दें कि सीएम सुक्खू 9 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा में है। अपने दौरे में सीएम विकास कार्यों की समीक्षा के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ भी बैठकें करेंगे। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी, उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे उसमें काफ़ी स्पीड से यहाँ कार्य शुरू हुआ है। कांगड़ा में 3 हेलीपोर्ट्स बनाने का निर्णय किया है। पहला हेलीपोर्ट हमारा रक्कड़ धर्मशाला में बन रहा है। दूसरा हेलीपोर्ट के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इनकी दोनों की डीपीआर के लिए जो पवन हंस कंपनी है, उस पवन हंस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो साइट का विजिट करके चली गई है।
इसी की तरह हमने अपने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी में भी एक हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय किया है, ताकि चिंतपूर्णी, चामुंडा और जितने भी हमारे रिलीजन से जुड़े हुए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाए। तो इस बारे में इस मीटिंग में फैसला किया गया है और जल्दी ही इनके काम आने वाले 6 महीने में शुरू करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट की बात है, वो प्रोसेस चल रहा है। कानून के तहत जो प्रोसेस चलता है उसमें थोड़ा समय लगता है और उस प्रोसेस में जितना ज़्यादा हम तेज़ी ला सकते थे उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनने के बाद और हेलीपोर्ट बनने के बाद पूरे कांगड़ा जिला क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की में टूरिस्टों की संख्या कैसे बढ़े उस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। और एयरपोर्ट बनने के बाद कांगड़ा की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, ये हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है। आगे कैसे कार्य करना है, में जैसे कि डेस्टिनेशन मैरिज का टूरिज्म है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स हमारा यहाँ बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है और सब प्रकार से टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है उस बारे में आज मेन एजेंडा ये था। आइस स्केटिंग रिंक बने, रोलर स्केटिंग रिंक बने और इस दृष्टिकोण से धर्मशाला में जगह का चयन कर लिया गया है और थोड़ा सा और भी उसके साथ जो और जगह है उसको भी ले लिया गया है। गोल्फ कोर्स बने, उस दृष्टि से हमने कार्य कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स में कितने होल का बनना है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है। कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने कांगड़ा के उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार वे जिला कांगड़ा में डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए चयनित भूमि के निरीक्षण के दौरे पर आए हैं। उन्होंने बताया कि जवाली विधानसभा के अंतर्गत ठंगर में लगभग 53 कनाल और शाहपुर के डोहब में लगभग 76 कनाल भूमि डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए चिन्हित कर ली गई है। दोनों ही स्थानों पर बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। कांग्रेस की गारंटियों पर नेता प्रतिपक्ष के हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जनता के बीच गारंटियों को लेकर जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी 10 गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए काम कर रही है और सरकार अपने कार्यकाल के भीतर ही इन सभी गारंटियों को पूरा करेगी। अगर हमने कहा है कि ये हम 5 सालों के अंदर ये काम करेंगे तो करेंगे। हमने OPS की का काम शुरू कर दिया है। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने उस स्कीम को चालू किया है
और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और उसी तरह से जो हमारी महिलाओं को आर्थिक लाभ देने की बात है, उसमें भी सरकार ने शुरुआत की है और धीरे धीरे हम सभी महिलाओं को वो आर्थिक बेनिफिट अवश्य देंगे। उसके बाद जो अन्य स्कीम हमने मैनिफेस्टो में बातें की है, उसके बाद उनको भी चरणबद्ध तरीके से डील किया जाएगा, उन पे भी काम किया जाएगा और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 सालों के अंदर अंदर हम उन कामों को करके लोगों को समर्पित करें। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी जयराम ठाकुर पर हमला बोला है। धनीराम शांडिल ने कहा है कि जयराम ठाकुर कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी वादे जनता से किए हैं वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अब कहते हैं जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसा मेरा मानना है कि इन लोगों को कहीं भय हो गया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी नीतियों और अपने कार्यशैली से और अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती जा रही है। रिसेंट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ कर्नाटका विन, वेरी गुड विन। तो उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं और बहुत से नेताओं के मैं बड़े ध्यान से सुनता रहता हूँ। कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कोई समिति बना लेते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई और आह्वान करने हैं, फिर कहते हैं कि अपने बड़े बड़े योद्धा तैयार कर दिए हैं और अब हम 24 की तैयारी में लगे हैं। बिलासपुर में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर अहम टिप्स दिए और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। इस दौरान राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। जिला के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। जहां उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, वहीं पार्टी पूरी दम के साथ 1 महीने का अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलाने वाली है। घर घर जाना, लोगों को आदरणीय मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना। मुझे तो इस बात की अत्यंत खुशी है कि बिलासपुर का पंजाब तीरथपुर के साथ जो सड़क का कनेक्शन है वो काबिले तारीफ है। किसी ज़माने में यूरोप की जो सड़कें हैं उनका उदाहरण दिया जाता था, आज बिलासपुर की सड़क का उदाहरण सारे भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। 5-5, 6-6 टनल्स बना के डिस्टेंसेस को कम करना मोदी सरकार की बहुत बड़ी देन है। नगर निगम शिमला की नवनिर्वाचित उप महापौर उमा कौशल ने आज पदभार संभाल लिया। शिमला के रिज स्थित टाउन हॉल में महापौर के कार्यालय के साथ ही डिप्टी मेयर को कार्यालय दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के बाद उमा कौशल ने बताया कि नगर निगम शिमला की आय बढ़ाना और शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना प्राथमिकता रहेगी। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत ये आज संभाला है और मुझे पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जनता की उम्मीदों में खरा उतरूं और उन लोगों के लिए मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम करूं और जो उम्मीदें उन लोगों ने हमसे बांधी हैं मैं उसमें पूरा उतरूं। तो मैं साथ ही अपने मेयर सुरेंद्र चौहान जी का भी धन्यवाद करूंगी और उम्मीद करती हूं कि वो भी मिलजुल कर हम जो है वो जनता के काम करें और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, एक सजोया है कि एक शिमला सुंदर और सुदृढ़ होना चाहिए, तो उसमें हम उनको पूरा सहयोग दें, वो इस कार्य में सफल हों। कुछ उन्होंने अपने चुनावी वादे भी किए हैं, उनको भी पूरा करने में हम कोशिश करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ITI सोलन में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां पढ़ाई के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जीवन में खेलकूद का होना भी बेहद जरूरी है। मैं तो कहता हूं खेल भी एक किसी छात्र जीवन का बहुत अहम अंग है
और उसके साथ जो ये सांस्कृतिक काम कर रहे हैं ये भी, इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जीवन में मधुरिमा आएगी और एक रिच सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी विल कम आउट। और मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ इन सब चीज़ों को कि छात्र जीवन में इनकी अहमियत है। और वो कहते भी हैं भाई ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, एक बड़ी पुरानी कहावत भी है, इससे कोई दो राय नहीं कि लोगों को जहाँ अध्ययन में आगे होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों में रुचि लेंगे तो उनके व्यक्तित्व में सॉर्ट ऑफ बैलेंस आएगा और वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे, दिल में एक रिच सोसाइटी। केलांग में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विधायक रवि ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और टूर्नामेंट के आयोजक मडगरा चारू स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों को बधाई भी दी। ओपीएस बहाली को लेकर 28 मई को पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आभार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की तरफ से होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में कर्मचारी ओपीएस के लिए सीएम और डिप्टी सीएम का आभार जताएंगे, जिसके लिए सिरमौर से भी हजारों कर्मचारी यहां शामिल होंगे। से लेकर यही मांग करते आए हैं कि पुरानी पेंशन बहाली वो संवैधानिक अधिकार है कर्मचारियों का, और पुरानी पेंशन बहाली का मतलब है कि केवल वही पुरानी पेंशन बहाल की गई जो 1972 पेंशन रूल्स के तहत 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को मिलती थी। तो निश्चित रूप से हम पूरे आश्वस्त हम लोग हैं कि उस जगह पे, उस धर्मशाला के स्थान पर ये संख्या भी ऐतिहासिक होगी। जैसा ऐतिहासिक आंदोलन रहा, निसंदेह इसका अंजाम भी वैसा ही ऐतिहासिक होगा। और हम सभी कर्मचारी साथियों से और उनके परिवार से निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस समारोह को सफल बनाने के लिए उस दिन उपस्थित हों। शिमला के राष्ट्रपति निवास को आम जनता के लिए खुले हुए 1 महीना पूरा हो गया है और अब तक 5000 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति निवास के दीदार किए हैं। राष्ट्रपति निवास को देखने कई हस्तियां भी पहुंची हैं, जिनमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी इस राष्ट्रपति निवास को देखने वालों में शामिल रही हैं। बता दें कि 23 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास को आम जनता और सैलानियों के लिए खोला था। 173 साल पहले कोटी रियासत के राजा ने भवन का निर्माण कराया था और लॉर्ड एल्गिन से लेकर अंतिम वायसराय माउंटबेटन भी इस भवन में रह चुके हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मशोबरा के पास जो राष्ट्रपति निवास है वहां पर खड़े हैं। ये ऐतिहासिक भवन आपको दिखा रहे हैं, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है और हाल ही में इस भवन को आम जनता और सैलानियों के लिए खोला गया है। जो हमारे देश की पहली नागरिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनकी इच्छा थी कि ये भवन भी जो है आम जनता के लिए खोला जाए, आम जनता इसे देखे और सैलानी भी इसका दीदार करे। आज इस मुहिम को शुरू किए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और 20 अप्रैल को शुभारंभ किया गया था। 23 अप्रैल से यहाँ पर लोग जो है आना शुरू हुए थे और 23 मई को जो है 1 महीना पूरा हो गया और अभी तक की जो जानकारी है इस 1 महीने के भीतर 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस राष्ट्रपति भवन के दीदार यहाँ पर कर चुके हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इस भवन की बात करें तो जैसी जानकारी यहाँ से निकल कर आई है कि यह भवन 173 साल पहले बना था और शुरुआत में जो है केवल एक ही मंजिल थी और उस वक्त कोटी रियासत के राजा ने इसे बनाया था। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि करीब करीब 222 बीघा में जो है राष्ट्रपति निवास फैला हुआ है। बहुत सारी चीजें इतिहास से जुड़ी हुई यहाँ पर नजर आती हैं। 3 कुछ अलग से पेड़ आपको नजर आएंगे हरे भरे पेड़ों के बीच में। अभी जो है थोड़ा हल्का सा आपको जो है काले रंग के 3 पेड़ नजर आएंगे और इन पेड़ों का नाम है कॉपर बीच। और ऐसा माना जाता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में केवल
3 ही पेड़ हैं। जापान से इन्हें लाया गया था और केवल यूरोप में ही ये पाए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये सिर्फ 3 ही इस किस्म के पेड़ हैं और ये बताया जाता है, इसकी खासियत ये है कि ये पेड़ साल में 3 रंग बदलता है। यहाँ पर अब हर रोज जो है, जो सैलानी आते हैं, जो स्थानीय लोग आते हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।